डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष अग्रवाल आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चरल डायग्राम डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम डिस्कस किया था, उसके सभी पिन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से क्या क्या उनका काम रहता है। और आज की वीडियो में हम 8085 का आर्किटेक्चरल डायग्राम डिस्कस करेंगे और उसके हर ब्लॉक का क्या काम रहता है, क्या रोल रहता है, किस तरीके से 8085 माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता है तो वो क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, प्रोग्राम की अगर हम बात करें, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को 8085 माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को कमांड देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, हम इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये रजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए रजिस्टर बी, सी, डी, ई, एच और एल, और इसके बाद एक्यूमुलेटर। ये सभी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये सभी जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। इनका काम यूजर द्वारा यूज किया जाता है और सभी जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। ये सातों रजिस्टर 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक्यूमुलेटर की अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटर को डिफॉल्ट रजिस्टर की तरह यूज किया जाता है और ये स्पेशल रजिस्टर होता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और इसमें आप देखिए स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये तीनों रजिस्टर्स जो होते हैं ये 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं और इनका काम 16 बिट के जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करना होता है। इसमें अलग अलग तीनों का रोल रहता है। स्टैक पॉइंटर स्टैक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर ये एड्रेस को होल्ड करता है। सबसे बड़ा रोल जो रहता है मेन, वो प्रोग्राम काउंटर का रहता है। प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा जाता है। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर पे जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है उसको ये नीचे पास करता है। नीचे पास करने के बाद इसका 16 बिट का एड्रेस, यहाँ पे 8 बिट का अपर और 8 बिट का लोअर एड्रेस रहता है। इसके साथ AD0 से लेकर AD7 तक आपकी 8 बिट की डाटा लाइन्स भी रहती हैं। ये मैंने पिन डायग्राम में बताया था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लेक्स्ड रहती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टैक प्रोग्राम काउंटर पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जो कि 16 बिट का होता है। जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, यहाँ से इंस्ट्रक्शन पास हुआ और ये इन लाइंस के द्वारा, डाटा लाइंस के द्वारा यहाँ से पास होगा। पास होने के बाद ये आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है। इसके बाद ये 8 बिट का रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और ये नीचे डाउन होके इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर पे आता है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड होता है कि इंस्ट्रक्शन का वर्क क्या है, ये ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, जो भी है वो पूरा बाइनरी पैटर्न को समझता है। समझने के बाद इसको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये एक तरह से ब्रेन का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हमको इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, माइंड से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। जैसे मैंने मार्कर पकड़ रखा है या मैं जो भी XYZ एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो ये सभी एक्टिविटीज मेरे ब्रेन द्वारा मुझे मैसेज दिया जा रहा है। इस तरीके से 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है वो बिल्कुल ब्रेन की तरह होता है। ये जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स दिए हुए हैं इन सभी को कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है और ये सभी से ये जितने भी हैं सभी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ALU हुआ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हुआ, डिकोडर हुआ, रजिस्टर्स हुए, ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोल हुआ, सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा कंट्रोल हुआ, तो जो भी सारी चीजें रहती हैं ये सभी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती हैं। इनको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एक इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये उसको क्या काम करना है वो सब मैसेज बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो ALU पे जाएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि जैसे BC, DE और HL, ये सारे रजिस्टर जो होते हैं, 7 रजिस्टर जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, डाटा को होल्ड करना होता है। क्या होता है, डाटा को होल्ड करना। ठीक है, अब डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया था। जैसे कि आप जानते हैं रजिस्टर, आप लोग स्टूडेंट्स भी रजिस्टर्स यूज करते हैं मार्केट से लेके। आप उस रजिस्टर पे आप लोग क्या करते हैं, डाटा को राइट करते हैं, लिखते हैं और उसके बाद उसको अपने पास रख लेते हैं। इसी यानी आपने जो भी उस पर रजिस्टर पे लिखा, कॉपी पे जो लिखा वो सब स्टोर हो गया। कॉपी को रजिस्टर आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो रजिस्टर्स होते हैं, इन रजिस्टर्स का काम भी क्या है, डाटा को स्टोर करना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये रजिस्टर जो है 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये केवल 8 बिट का डाटा ही स्टोर
कर सकते हैं। अब रजिस्टर्स जो होते हैं ये सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप आप जानते हैं सभी कि जो कि 1 बिट का डाटा स्टोर कर सकता है। इस तरीके से अगर मैंने 8 फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके एक रजिस्टर बनाया है तो वो क्या करेगा, 8 बिट का डाटा ही स्टोर कर सकता है। इसी तरीके से एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर का काम होता है एक्यूमुलेट करना, यानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपने डाटा जैसे रजिस्टर बी में दिया, ठीक है, रजिस्टर बी में अगर आपने कोई डाटा, जैसे मैं करता हूँ ऐड बी करता हूँ, ऐड बी मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिया, ठीक है, और ऐड बी मुझे करना है, तो इसके मतलब क्या है कि एक डाटा रजिस्टर ए में है और एक डाटा मान लो रजिस्टर ए में 2 है और रजिस्टर बी में 3 है, और इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक रजिस्टर ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रजिस्टर बी में जो डाटा है वो रजिस्टर सेलेक्ट करेगा कि इसमें से कौन सा रजिस्टर एक्टिवेट होना है। जो कमांड हमने दी है रजिस्टर सेलेक्ट द्वारा सेलेक्ट होगा, और इसके बाद मल्टीप्लेक्सर उस रजिस्टर की वैल्यू को पास करेगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उस रजिस्टर की वैल्यू को पास करेगा, और ये डाटा लाइन्स द्वारा यहाँ पे होते हुए जो रजिस्टर बी में डाटा है वो टेम्परेरी रजिस्टर, जो टेम्परेरी रजिस्टर दिया हुआ है टेम्परेरी, इसमें स्टोर होगा। और एक डाटा हमारा किसमें है, एक्यूमुलेटर में है, यानी रजिस्टर ए में है। एक डाटा यहाँ से ALU की तरफ जाएगा और दूसरा डाटा टेम्परेरी रजिस्टर से ALU पर आएगा। ALU की अगर हम बात करें तो ALU क्या होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड हो गया, ऑर हो गया, नॉर हो गया, तो इस तरीके के सारे ऑपरेशन ये ALU में परफॉर्म होते हैं और ये आउटपुट द्वारा से लाइन्स में चला जाता है, ठीक है। तो यानी रजिस्टर ए में जो डाटा था वो किस में था, रजिस्टर ए में जो डाटा था वो 2 था, और रजिस्टर बी में जो डाटा था वो क्या था, 3 था। तो रजिस्टर बी में रजिस्टर सेलेक्ट द्वारा डाटा सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होने के बाद मल्टीप्लेक्सर से डाटा पास हुआ, सेलेक्ट कर मल्टीप्लेक्सर ने सेलेक्ट करके उसको पास किया। पास होने के बाद ये डाटा किस पे आएगा, टेम्परेरी रजिस्टर पे आएगा। टेम्परेरी रजिस्टर से डाटा ALU में जाएगा, और यहाँ पे जो डाटा एक्यूमुलेटर में हमने असाइन किया था वो किस में रहेगा, एक्यूमुलेटर में रहेगा, और ये डाटा ALU में यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ALU पहले हमने इंस्ट्रक्शन ऐड दिया हुआ है, तो ऐड का मतलब हो गया ये ऐड समझ जाएगा कि मुझे किससे डिफॉल्ट रजिस्टर के साथ ऐड करना है। ऐड बी का मतलब क्या है कि जो बी में डाटा है उसको डिफॉल्ट रजिस्टर ए के साथ ऐड होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो होगा वो होगा A + B, ठीक है, A + B होगा। A + B होने के बाद 2 + 3 ऐड होगा, और जो 5 आंसर आएगा वो आपका सीधा चला जाएगा डाटा लाइन्स पर, ठीक है। इस तरीके से अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो वो तो ALU द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। अब लेकिन अब यहाँ पे तो हमें जो अब आउटपुट से होगा वो किस में होगा, A में आपका 2 था, B में आपका 3 था, और जो आपका आउटपुट है वो किस में गया, डिफॉल्ट ही A में चला जाएगा। इसलिए एक्यूमुलेटर को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोलते हैं। इसका काम ही होता है एक्यूमुलेट करना, यानी ये जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक डाटा हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें डाटा कहाँ पे स्टोर कराना था या कहाँ नहीं कराना था। जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, तो सी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि हमें वेरिएबल लेने पड़ते हैं। वेरिएबल ए लिया हमने, फिर वेरिएबल बी लिया, उसके बाद एक सी वेरिएबल लेते हैं आउटपुट के लिए, और इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, तो वहाँ पे 3 वेरिएबल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटर आपका डिफॉल्ट रजिस्टर रहता है, इसलिए यहाँ पे हम केवल इंस्ट्रक्शन क्या लिखते हैं, ऐड बी। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, और यहाँ पे हम सीधे क्या लिखते हैं, ऐड बी, ठीक है। तो जैसे हमने ऐड बी अप्लाई किया, तो ऐड बी अप्लाई करते ही यहाँ पे जो इसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐड होना है, यानी फर्स्ट ऑपरेंड मेरा कहाँ होगा, वो रजिस्टर ए में होगा। फर्स्ट डाटा मेरा किस में होगा, वो रजिस्टर ए में होगा, यानी एक्यूमुलेटर में होगा, और दूसरा डाटा बी द्वारा यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड बी होगा, ऐड बी होने के बाद रिजल्ट आपका सीधा किस में आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से रिजल्ट पास होगा। पास होने के बाद ये बाई डायरेक्शनल होता है, एक्यूमुलेटर बाई डायरेक्शनल रजिस्टर है, और ये डाटा द्वारा से किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर में आपका डाटा 5 शो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब ये तो एक जनरल हो गया, 2 + 3 मैंने किया। अगर मैं ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ जिसका आउटपुट 0 आता है, या कैरी जनरेट होती है, या आपका कोई साइन नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरीके से आता है, तो उसका क्या रहता है कि जैसे एक्यूमुलेटर में तो केवल डाटा जाएगा, लेकिन जो साइन है या स्टेटस है, यानी जो रिजल्ट का स्टेटस है, वो किस में जाएगा, वो जाएगा फ्लैग रजिस्टर में, ठीक है। जब हम एक्यूमुलेटर को चेक करेंगे तो एक्यूमुलेटर में केवल हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी हमारा आउटपुट क्या था, और जब हम फ्लैग रजिस्टर पे जाएंगे तो फ्लैग रजिस्टर में हमें उस आउटपुट का स्टेटस मिलेगा। फ्लैग रजिस्टर हमें हमेशा स्टेटस बताता है कि स्टेटस का आपके आउटपुट का स्टेटस क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने एडिशन किया, तो एडिशन के बाद यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर जो आपका होगा
वो फ्लैग रजिस्टर सेट है या रीसेट है, तो इस तरीके से फ्लैग रजिस्टर का आपका आउटपुट रहेगा, यानी जो भी रहेगा वो सब किस में जाएगा, फ्लैग रजिस्टर में आपका जाएगा। जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो आपका जो इसमें फ्लैग में 8 बिट का रजिस्टर होता है फ्लैग भी, इसमें 5 जो है स्टेटस फ्लैग होते हैं, 5 स्टेटस फ्लैग होते हैं, ठीक है, और 3 अनडिफाइन होते हैं। तो इसमें आपका एक साइन फ्लैग रहता है, एक जीरो फ्लैग रहता है, ठीक है, एक ऑक्सिलरी कैरी का रहता है, एक कैरी का फ्लैग रहता है, एक पैरिटी का रहता है, तो ये ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है आउटपुट की। तो ये सारा जो भी स्टेटस हम चेक करते हैं वो सब हम करते हैं फ्लैग रजिस्टर में। तो इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, यानी डाटा स्टार्टिंग से आप देखें डाटा हमारा किस में स्टोर होगा, डाटा हमारा रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। रजिस्टर में स्टोर होने के बाद प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर हमेशा एड्रेस को होल्ड करेगा। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर है जो कि इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड हुआ, यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मानो 1001 था, तो इंस्ट्रक्शन इसमें आया। अब आने के बाद इंस्ट्रक्शन सीधा जो भी होगा वो यहाँ से पास होगा, पास होने के बाद एग्जीक्यूट होने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आपका आ रहा है रजिस्टर में और यहाँ पे डिकोड हो रहा है, तो उस केस में ये जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के द्वारा 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब जो प्रोग्राम काउंटर में अब जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, 1002, और इससे पहले जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस था वो क्या था, 1001 था। लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्शन यहाँ से पास हुआ और ये डिकोड होने के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद इसमें इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगा आपका 1001 होगा, और जब जैसे ही यहाँ पे डिकोड हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1002 को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। सारा इंस्ट्रक्शन हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो 16 बिट के नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे होगा फिर यहाँ पे इसमें आएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आएगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जाएंगे किसमें, आपकी जो भी इस तरह का जैसे ऐड का ऑपरेशन है, स्टैक का ऑपरेशन है, या आपका सीरियल आउटपुट इनपुट कंट्रोल है, या इंटरप्ट है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जिसको भी कमांड देनी है, मानो कि इंटरप्ट कंट्रोल का सिग्नल है तो ये इंटरप्ट के लिए यहाँ पे पास कर देगा, ठीक है। अगर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल हुआ तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए पास कर देगा। दूसरा देखते हैं ALU का ऑपरेशन है तो उसको ALU के लिए कमांड देगा, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। डाटा हमने भी इसमें स्टोर किया, रजिस्टर सेलेक्ट करेगा और मक्स द्वारा ये पास होकर किसमें आएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर से एक डाटा यहाँ पे, ठीक है, एक डाटा एक्यूमुलेटर में रहेगा और दूसरा डाटा रजिस्टर B C D जो भी आपने लिया है तो वो किसमें जाएगा, टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर जो रजिस्टर है ये यूजर के लिए नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर अपने लिए इसको यूज करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ALU इसको ऐड करेगा, ऐड करने के बाद आउटपुट चला जाएगा और आउटपुट द्वारा से किसमें आके, एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जैसे ही जो आउटपुट आएगा, आउटपुट के अकॉर्डिंग जो फ्लैग रजिस्टर है उसको क्या करेगा, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर का सेट हो जाएगा, यानी जैसा भी आउटपुट होगा उस हिसाब से फ्लैग रजिस्टर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटरप्ट कंट्रोल रहता है, तो इंटरप्ट कंट्रोल में आपको पिन डायग्राम में भी मैंने समझाया था कि इंटरप्ट के अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस रहते हैं। तो इंटरप्ट कंट्रोल वाला जो भी इंटरप्ट को जितना भी डील किया जाता है वो इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट जो होती है इसके द्वारा डील किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, आपका सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल जो यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है इसके द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट रह जाता है वो आपका स्टैक पॉइंटर रह जाता है। तो स्टैक पॉइंटर क्या है, ये मेमोरी का पार्ट रहता है, ठीक है। और इसमें लीफो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक पॉइंटर में लीफो ऑपरेशन का परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि प्रोग्राम काउंटर इसको इंक्रीमेंट करता है, और जब हम स्टैक के ऑपरेशन से हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इन, यानी कोई आपने स्टैक बनाया, ये कोई आपके सामने स्टैक है, ठीक है। इस तरीके का आपने कोई स्टैक बनाया, अब इसमें क्या होगा, लास्ट इन होगा, यानी सबसे ऊपर कोई भी अगर आप जैसे 1 2 3 4 5 आपने ये बना दिए, ठीक है। अब आपको कोई अलग से स्टैक ऐड करना है तो आपने यहाँ पे एक स्टैक ऐड कर दिया। अब यही तो लास्ट में ऐड हुआ और ये क्या होगा, फर्स्ट पास होगा। पहले अगर इसको आप हटाएंगे तो सबसे पहले इसी को उठाएंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसी को ऐड करेंगे। तो स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें पुश और पुप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। निकालने और डालने के लिए पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी साथ में होता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको 40 पिन बताई थी, तो 40 पिन जो आपको मैंने बताई थी वो 40 पिन इस तरीके से डायग्राम से कनेक्ट रहती हैं। जैसे 12 पिन आपकी ये हो गई,
ठीक है। 12 पिन ये है, इसके बाद 16 पिन ये है, 16 12 28, 2 पिन आपकी ये हो गई 30, 2 पिन ये, बाद 6 पिन आपकी ये रहती हैं और 2 पिन आपकी ये हो गई। तो इस तरीके से टोटल 40 पिन का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा इसको, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। तो आपको बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।